गाइस एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी की क्विज डिस्कस करेंगे आज हम 26 अक्टूबर 2025। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि हाथियों की आबादी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। India's Asian elephant population in 2025 has increased as compared to the last all India estimate in 2070। मतलब कि हाथियों की जो आबादी है वो बढ़ी है। Next is the population of elephants is highest in the northeastern hills. Northeastern hills मतलब ये सेवन सिस्टर स्टेट्स वाला इलाका। एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स मतलब ब्रह्मपुत्र के जो नदी का इलाका है, अ, असम के बीच बीच वाला वो वाला। एंड द थर्ड ऑप्शन इज असम हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया। सो गाइस थिंक एंड आंसर। सो लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन गाइस। India's Asian elephant population is estimated to be 22,446। और 2017 से अगर अभी हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कंपेयर्ड फ्रॉम 2017 टू 2025 जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में कम हुई है। बट ये जो पॉपुलेशन कम हुई है ना, दिस इज एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड एज कम, एज नॉट नॉट रिड्यूस्ड। उसका रीजन ये है कि जो हाथियों की पॉपुलेशन होती है या फिर हाउ इट्स मेजर्ड, वो फिनोमिना और वो प्रोसेस जो है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाई गई है। एक बार सोच के देखो कि अगर हमें हाथियों की पॉपुलेशन को पता करना हो कि कितने हाथी हैं, तो हम करेंगे कैसे। उसको करने से पहले एक बार हम टाइगर्स के बारे में सोचते हैं। अगर मेरे को टाइगर्स गिनने हैं एक पर्टिकुलर एरिया में कितने हैं, तो क्या मैं काउंट कर सकता हूँ उनकी फिजिकल अपीयरेंस अपीयरेंस से? आई थिंक मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि टाइगर्स जो हैं उनके ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं, और किसी भी दो टाइगर के जो स्ट्राइप्स है ना वो सेम नहीं होते हैं, जस्ट लाइक हाउ वी हैव आवर फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, सो मोस्टली इट इज नॉट द सेम। तो वो जो स्ट्राइप का पैटर्न होता है उससे हम डिटरमिन कर सकते हैं वेदर दिस इज एन ऑलरेडी काउंटेड टाइगर और नॉट। हालांकि हाथियों के केस में इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज एवरी एलिफेंट विल लुक द सेम। उनकी हाइट में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, उनकी चौड़ाई में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बट अगर आप उसको विजुअली देख रहे हो तो आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो व्हाट इज दैट वे, हम इसको कैसे पता करें? तो गाइस पहले ये होता था कि जैसे कि 2017 का जो डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे अभी अब 2025 में कम हो गया है। 2017 के अंदर मैनुअल काउंटिंग की जाती थी, मतलब आपने आपने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हाथी देखा जहाँ पे वो पानी पीने आया है, तो आप उसको काउंट कर लोगे। ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट होता है, जो एक्सक्रीटा होता है एलिफेंट का, दैट इज समथिंग जो इस बारी में यूज करा गया है, विच इज एन अ वेरी हाईली टेक्निकल मैनर। अब वो किया कैसे गया है, क्योंकि जितना भी डंग केक्स या फिर कुछ भी जो एक्सक्रीटा मिला है अलग अलग कहीं किसी भी इलाके का, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग की गई है या फिर उनका जो डीएनए सैंपलिंग ली गई है। और इस डीएनए सैंपलिंग से टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो भी उनको मिले हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है। ठीक है। सो दे हैव नॉट बीन डिपेंडेंट दिस टाइम ऑन just like the manual sighting of the elephant. This time they have actually gone through and they have taken elephant's excreta as the basis, and they have done the DNA sampling for that, and then they've been able to identify the different number of elephants available in an area. अब इसके अलावा काफी सारी और टेक्निकलिटीज हैं कि किस किस ग्रिड्स में बांटा, कैसे बांटा, बट मेन हमें समझने की जरूरत है कि एक्सक्रीटा इज द फॉर्म और डंग इज द फॉर्म ऑफ द आइडेंटिफिकेशन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, अनलाइक द टाइगर्स। ठीक है, टाइगर्स में भी वो होता है, बट टाइगर्स में जो स्ट्राइप्स का पैटर्न होता है दैट इज अगेन समथिंग विच इज कंसिडर्ड, विच इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉर द पॉपुलेशन काउंट। ठीक है। तो इसकी वजह से जो नंबर है वो एक्चुअली में डिक्रीज हुए हैं, इंक्रीज नहीं हुए हैं, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इज हाईएस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स इज नॉट राइट। आपको पता होगा कि सबसे बड़ी स्टेट और इनफैक्ट द स्टेट जिसके अंदर सबसे ज्यादा एलिफेंट्स है दैट इज कर्नाटका। और कर्नाटका कहाँ पड़ती है? कर्नाटका इज इन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। तो मतलब सह्याद्री का जो भी एरिया है वेस्टर्न घाट्स, उसमें सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। इट्स नॉट इन दी असम, इट्स नॉट इन असम। ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
The population of highest is population elephants highest in the northeastern hills and Brahmaputra floodplains. It's also incorrect. India's Asian elephant population has increased. This is also incorrect. So I think it should be D, none. None should be correct. Yeah, option D is the correct answer. And guys, please have a look at the total data जो मैंने यहाँ पे ऐड करा है. अगर आप वेस्टर्न घाट्स में देखोगे टोटल 11,934 आती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है दैट इज फॉर कर्नाटका. उसके बाद आ जाता है तमिलनाडु और उसके बाद आ जाता है केरला. ठीक है. फिर हम बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की एंड ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं. उसमें सबसे ज्यादा जो हाथियों की पॉपुलेशन है दैट इज इन झारखंड. और झारखंड में काफी इनफैक्ट हादसे होते भी रहते हैं कि हाथियों का झुंड आता है और घर के घर जो है वो तबाह करके चला जाता है. तो इट्स देयर इन झारखंड. उसके बाद इनफैक्ट सबसे ज्यादा हाथी जो है वो उड़ीसा में, उसके बाद झारखंड में है. और छत्तीसगढ़ में भी है. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश. ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है बट या उड़ीसा इज हैज द हाईएस्ट नंबर व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंट्रल इंडियन रीजन. देन इफ यू टॉक अबाउट द शिवालिक हिल्स नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं उत्तराखंड में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और बिहार में थोड़े बहुत. और नॉर्थ ईस्ट में ऑफ कोर्स असम के अंदर सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं और बाकी की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर भी हाथी पाए जाते हैं. ठीक है. सो ओवरऑल इंडिया की बात करें सबसे ज्यादा कर्नाटका में है. कर्नाटका के बाद कौन सी स्टेट है दैट इज असम. असम इज नॉट द हाईएस्ट, नॉट एट द टॉप, इट्स कर्नाटका. ठीक है. और अगर ज्योग्राफिकल रीजन्स की बात करें दैट इज वेस्टर्न घाट्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the tropical cyclone, now this is a geographical question. Consider the following statements. These form over warm ocean waters near the equator. These are mainly driven by easterly trades and temperate westerlies. These rotate clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. Okay, so guys, take a pause for 20-30 seconds and try to answer this question. Okay, let's have a look. Option B is the correct answer, which is only two statements. Now let me quickly help you understand why is that the case. यहाँ पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक डायग्राम सा बना हुआ है एंड ये मैंने कुछ सेल्स बनाए हुए हैं. सेल्स का भी डायग्राम यहाँ पे लिया है बट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन द मोस्ट लेमैन टर्म्स. ये साइक्लोन का कॉन्सेप्ट होता क्या है. सबसे पहली बात, साइक्लोन्स को बनने के लिए कोरियोलिस फोर्स की जरूरत होती है. व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स? तो दिस इज द अर्थ. और ये जो अर्थ है ना, अर्थ हमेशा घूमती है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में. तो हमें अगर पता है कि जापान इज द कंट्री जहाँ पे सबसे पहले सूरज आता है, तो जो धरती है वो इधर से इधर जा रही होती है. ठीक है, ऐसे घूमती है. ओके. अब क्योंकि इधर से इस तरफ जा रही है तो यूजुअली जो विंड है ना वो डाइवर्ट होती है. अगर इस आप इमेज में देखो, ये जो विंड है ये विंड राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है नदर्न हेमिस्फेयर में, दिस इज नदर्न हेमिस्फेयर, और लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है सदर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. अब बात करते हैं ऑप्शंस की. सबसे पहली बात, दीज फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर्स नियर द इक्वेटर. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. आई टेल यू व्हाई. ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. द फर्स्ट थिंग इज द ओशन एंड द सेकेंड थिंग इज द एटमोस्फेयर. You can see it's a baby of these two things, which is ocean and the atmosphere. Now ये होता कैसे है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर में तो क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही नहीं है. ठीक है. तो अगर आप बोलेंगे एग्जैक्ट इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, नहीं बनते क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स ही प्रेजेंट नहीं है. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पोलवर्ड्स जाते हैं, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स जो बढ़ती है मैक्सिमम होती है साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे. ठीक है. अब जो ओशन है, ये वाला जो ओशन है, ये वाला जो एरिया है विच इज नियर द इक्वेटर बट नॉट एग्जैक्टली द इक्वेटर, यहाँ पे क्योंकि इट्स हाई सन एरिया, यहाँ पे सूरज की रोशनी काफी ज्यादा पड़ रही है, तो ये जो ओशन है ना ये गर्म हो जाता है. अगर मैं ओशन को ऐसे बनाऊं, ओशन बेड, तो ये नीचे ये सारा पानी है, ये ओशन का जो है इट्स अ सी लेवल, तो ये काफी अंदर तक ये वार्म हो जाता है और इसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज समवेयर बिटवीन 26 to 27 डिग्री सेल्सियस. बहुत ही छोटी लेयर नहीं, काफी
काफी अच्छी खासी लेयर तक ये पानी जो है गर्म होना चाहिए, तभी जो साइक्लोन है वो बनेगा। क्योंकि अगर कम लेयर तक गर्म होगा तो नीचे से ठंडा पानी आके उस पानी को टॉपल ऑफ कर देगा, और जो टेम्परेचर है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो दैट शुड नॉट बी द केस। सो पहली बात है, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द वाटर शुड बी वार्म टू अ वेरी डीप लेवल। उसके बाद जैसे पानी गर्म होता है, इसकी यहाँ पे भाप बननी चालू हो जाती है, या फिर एक लो प्रेशर एरिया बनना चालू हो जाता है। ये हवा ऊपर की तरफ जाती है। जैसे ही हवा ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पे नीचे एक वॉइड बन जाता है। ठीक है। तो जो साइड वाली हवा होती है ना, वो यहाँ पे आके इसको भर देती है, लाइक दिस। ठीक है। और ये जो हवा के भर रही है, और बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स है, ये रोटेट करना चालू कर देता है। और जब वो रोटेट करना चालू करता है, इट एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ साइक्लोन। ठीक है। अब इसकी जो रोटेशन है उसको भी हम एक बार ही समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी जस्ट टेक दिस एज अ सेंट्रल पॉइंट। ठीक है। दिस इज अ पॉइंट। अब इमेजिन करते हैं कि ये साउथ, ये नदर्न हेमिस्फेयर है, बाय द वे दिस इज द इंटायर नदर्न हेमिस्फेयर ऊपर। और ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया नदर्न हेमिस्फेयर में। अब नीचे से एक हवा आई कुछ, और क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है वो राइट में होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तो ये राइट में डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। वैसे ही हम एक ऊपर से लेते हैं पॉइंट, ऊपर से हवा आ रही है, कोरियोलिस फोर्स राइट में डिफ्लेक्ट करती है, ये राइट में डिफ्लेक्ट हो गई हवा। फिर यहां से भी लेते हैं, ये राइट में डिफ्लेक्ट हो गई। फिर इधर से लेंगे, राइट में डिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर आप देखोगे तो ये सर्कल कुछ ऐसा बन रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। इज इट क्लॉकवाइज और इज इट एंटी क्लॉकवाइज? इट इज ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी तो ऐसे चलती है ना। लेकिन ये तो उल्टा चल रहा है। इसका मतलब नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर इट विल ऑलवेज बी एंटी क्लॉकवाइज, और वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर इट विल बी क्लॉकवाइज। अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर का यहाँ पे पॉइंट लूं, लेट्स इमेजिन नाउ दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर। ये ऊपर से हवा आई, और इसकी डिफ्लेक्शन कहाँ होती है, लेफ्ट में या राइट में? इसकी डिफ्लेक्शन इस बार होगी लेफ्ट में। इधर से पॉइंट आएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा लेफ्ट। इधर से पॉइंट आएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा लेफ्ट में। इधर से पॉइंट आएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा लेफ्ट। देखो, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर मैं स्टेटमेंट को दोबारा से पढूं, दीज रोटेट क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ठीक है। तो ये गलत हो गया। एंड बाकी की दो स्टेटमेंट सही हैं। दीज आर मेनली ड्रिवन बाय ईस्टर्ली ट्रेड्स एंड टेम्परेट वेस्टर्लीज। सो वो ये हैं ट्रेड विंड्स, ये जो है दीज आर कॉल्ड द ट्रेड विंड्स। ठीक है। एंड these are called the westerlies. So that's there. Option B is the correct answer. Cool. I hope you have been able to understand. Okay. Now, हाँ, यहाँ पे by the way मैंने पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि how exactly is it created. So you guys can read it, pause it and read it. This will be very helpful. By the way, यही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अपने रीजन जहाँ पे ये ओरिजिनेट होते हैं उनके हिसाब से अपना नाम बना लेते हैं। अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन की, अराउंड यूएस के आसपास, तो यहाँ पे इनको हरिकेन बोला जाता है। हम अगर चाइना साइड चले जाएं, जापान साइड चले जाएं, वहाँ पे इनको टाइफून बोला जाता है। और इंडियन ओशन के अंदर इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अराउंड इनको विली विली बोला जाता है। ठीक है। और दैट्स इट, दैट्स अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the air quality index, consider the following statements. अब क्योंकि पोल्यूशन का टाइम है, अभी दिवाली गई है, तो ये काफी न्यूज में था एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि इसके अंदर कितनी कैटेगरीज होती हैं। आपने सुना होगा गुड, सेटिस्फैक्टरी, तो वो उन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को बाय द वे ये कवर करता है। एंड इट सेज ओजोन इज नॉट मेजर्ड। सो गाइस पॉज एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। There are in total 6 parameters, which is good, satisfactory, moderately polluted, poor, very poor, severe. आई एम फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली में ज़्यादातर सीवियर ही रहता है ये। ठीक है। बट अभी अगर रीसेंट देखें, तो AQI इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन is rising quickly in multiple cities. Madhya Pradesh, Sagar topped the list of the most polluted cities in India.
फॉलिंग अंडर द पुअर कैटेगरी। पुअर कैटेगरी मतलब 200 से 300 के बीच में, ठीक है। तो 264 थी इनकी जो AQI थी इस सागर सिटी की। फॉलोड बाय सरसोली इन हरियाणा झज्जर डिस्ट्रिक्ट विद एन AQI ऑफ 263। टोटल 6 कैटेगरीज है, हमने वो देख ली हैं। और पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो PM2.5 और PM10, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों PM आ जाएंगे, दोनों पर्टिकुलेट मैटर्स आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन तीनों के ऊपर यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखोगे एसिड रेन में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज NO2, SO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन इसके अंदर और इंक्लूड कर दो। फिर उसके बाद इंक्लूड कर दो ओजोन को, बिकॉज ओजोन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड देन कम्स अमोनिया एंड लेड, ठीक है। सो दीज आर दी 8 pollutants specifically for AQI. Okay, so the next question with reference to the ghost flowers. Now, guys, this is something new. Ghost flower नाम की एक चीज है. Consider the following statements. They are known for their ghostly pale white appearance and their unique ability to survive without sunlight. They have an absence of chlorophyll. They rely on underground fungi for sustenance. जीने के लिए वो फंगाई पे रिलाई करते हैं। सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन गाइस। गोस्ट फ्लावर्स बाय द वे दिखते ऐसे हैं, ये देख लो, दीज आर द गोस्ट फ्लावर्स। इनमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस नहीं होता है, क्लोरोफिल का एब्सेंस होता है, क्योंकि सनलाइट में वो नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए उनका कलर नहीं होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। गोस्ट फ्लावर्स आर सम ऑफ नेचर्स मोस्ट हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल प्लांट्स। जस्ट लुक एट द वर्ड, लुक एट द स्टेटमेंट, हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल मतलब कि डराने वाली खूबसूरती। Known for their ghostly pale white appearance and their unique ability to survive without sunlight or photosynthesis. And ghost flowers is the common name for Monotropa uniflora. This is their, it's like botanical name or whatever name you might want to call it. It's also called ghost plant, Indian pipe plant, corpse plant और ice plant. तीन चार नाम है इसके. Now, unlike typical green plants, ghost flowers are almost always pure white or pinkish white due to the absence of chlorophyll. Okay? And ghost flowers rely on completely different tactic, hijacking underground fungi for sustenance. These fungi are connected to tree roots and help exchange the nutrients. Okay, so that's about it. This is about the ghost flowers. So option D, all of them are correct. Last question of the day. Barnavapara Wildlife Sanctuary was recently in the news. It is located in. Important है guys, क्योंकि ज्यादा सुना हुआ नाम नहीं लग रहा होगा आप लोगों को। अगर ये क्वेश्चन आ गया APFC में, EURO में, और अगेन आने वाला प्रीलिम्स तो अगला बहुत दूर है, बट किसी भी स्टेट पीसेस में भी ये पूछा जा सकता है। तो गाइस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2018 के अंदर ना कुछ लोगों ने यहाँ पे जो ब्लैक बक है उनको पुनर्जीवित करने का या फिर उनको एक हैबिटेट देने की कोशिश इन्होंने स्टार्ट करी थी, ठीक है। टू रिवाइव द ब्लैक बक पॉपुलेशन 50 years आफ्टर इट had become locally extinct। मतलब इस एरिया से लोकली एक्सटिंक्ट हो चुका था ब्लैक बक, बट उन्होंने कोशिश करी 50 साल बाद, मतलब लास्ट आई थिंक 1978 में देखा गया होगा। उसके बाद दे ट्राइड टू रिवाइव इट और उन्होंने कुछ चीजें करी और फाइनली अभी बंदरावापारा में तकरीबन 190 ब्लैक बक हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हाट द न्यूज इज अबाउट। इट इज फेमस फॉर ब्लैक बक, ठीक है, काला चिकारा। Over the last 5 years, the Chhattisgarh government has successfully reintroduced the black buck, a graceful, medium-sized antelope that inhabits open grasslands of India and Nepal, back into the state's forest through its 5-year reintroduction plan. Once found in Barnavapara in Baloda Bazar district, the black buck is listed among endangered species under Schedule 1 of Wildlife Protection Act. So ये endangered species में है WPA 1972 Wildlife Protection Act. So guys, that was it about today's quiz on environment and geography. Stay tuned for the upcoming one. Thank you.